अगर आप PYQs नहीं लगा रहे, सिर्फ DPPs लगा रहे हैं, केमिस्ट्री की DPP में मैं डालती हूँ आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट आप लोगों को ठीक है, ओके, सो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, है ना, एटलीस्ट 3 इयर्स के तो लगाओ, क्योंकि देखो जब आप फाइनल, देखो अभी आप मान लो इजी क्वेश्चन कर लो, है ना, मीडियम कर लो मॉड्यूल से, बट एट द एंड आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है मेरा बेटा, तो आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम मुझे बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, जैसे पहले पूछे गए हैं वैसे के देखने को मिलेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मानते हो कि नहीं मानते हो, एग्री करते हो या नहीं करते हो? अगर तुम मान लो इजी या मॉड्यूल के क्वेश्चन से ही अपनी प्रैक्टिस करते हो, दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है, इवन फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट। अगर आप मॉड्यूल से कर रहे हो इट्स ओके, लेकिन आपके पास इतना टाइम बचना चाहिए कि आप लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा पा रहे हो, क्योंकि एट द एंड आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे लेवल ज्यादा होगा क्वेश्चंस का, है ना। और मॉड्यूल में कई बार हम वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, मतलब अपना बेसिक अंडर, उसमें भी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसमें खराब होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार मान लो जो आप कर रहे हो क्या पता वैसे आए ही ना क्वेश्चन। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो PYQs एक इतना अच्छा तरीका है ये पता लगाने का कि पहले सवाल कौन सा है। जैसे आपको क्लासेस में भी टीचर्स कराते हैं ना, मेरा तो DPP ही पूरा PYQs का होता है, मनीषा मैम कराती है, हर्षित सर कराते हैं, तो वो आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि बेटा जब पेपर में तुम बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तो तुम्हें इसी तरीके के ही क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे, ठीक है। हाँ, सारे डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बट जो इजी भी आएंगे ना वो वही बच्चा कर पाएगा जिसने तैयारी की है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। तो आप लोग को ये बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ऑल राइट, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ओके, सो कल क्या किया था एक बार रिवाइज करो लास्ट, उसमें आज मैं लेंथेनॉइड्स कंप्लीट करा दूंगी, एक्टिनाइड्स और कुछ हम क्वेश्चंस कर लेंगे। आप लोगों को बेटा 4 DPP मैंने ऑलरेडी दे दी थी, DPP 5 और 6 मिलेगी आपको कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड DPP मिलेगी, और उसमें होंगे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है, 25 से 30 क्वेश्चन है। वो आप लोग 1-2 दिन लेके उसको सॉल्व कर लो, बिकॉज अपकमिंग संडे टेस्ट है इसका, ठीक है। यस मैम। ओके, करने लायक दिया है, मतलब फॉर्म ही करता है, डाले आता है, बोलता भी खुशी तो है, बुलाई दे बेटा माइक म्यूट करो रामपाल। क्या दिखा। हाँ, तो ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें, चलिए। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम लेंथेनॉइड्स की मैंने आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लर्न करनी सिखा दी थी, याद है? कर दी थी, यहाँ पे करवा दी थी क्या मैंने? तो एक बार देख लो, आप लोगों का क्या था, सीरियम से लेकर, सीरियम का 58 था, सीरियम से लेकर लुटेशियम 71, ये आप लोगों के क्या थे मेरा बेटा? लेंथेनॉइड्स थे। क्या थे? लेंथेनॉइड्स थे, लेंथेनॉइड्स। ठीक है। अब कुछ बातें लिखी हुई है, इसको सिर्फ तुम देख लो। लेंथेनॉइड्स आर फाउंड रेयरली ऑन अर्थ, इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट जो है इस सीरीज का सीरियम है, लेंथेनम नहीं है, तो ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि लेंथेनम इज नॉट अ लेंथेनॉइड, बट लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को हम इसके साथ जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है। और लास्ट अच्छा ओके, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एफ में जाता है इलेक्ट्रॉन, 2 सीरीज है ना, 4F सीरीज और 5F सीरीज, ठीक है, 6th पीरियड के होते हैं ये। और जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं आपके 14 जो एलिमेंट्स है, उसमें जो प्रोमोथियम है बेटा, वो ऐसा इकलौता लेंथेनॉइड है जो कि सिंथेटिक होता है और रेडियो एक्टिव होता है इन नेचर, ठीक है। ये कुछ बोलते हैं ना थियोरिटिकल चीज है, NCERT ने मेंशन की हुई है, तो आप इसको याद
रखोगे। क्लियर है? चलिए आइए। क्या मैंने Yes, ma'am. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बता दिया था आप लोगों को? क्योंकि आज जो आपको डीपीपी 5 और 6 मिलने वाली, उसमें अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पे मिलेंगे। तो मैं वो फटाफट रिकैप करा देती हूँ। तो बेसिकली बेटा जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है वो क्लोराइड की डिटेक्शन के लिए होता था, याद करो। तो अगर तुम कोई Yes, आयनिक ma'am. क्लोराइड ले लो और अगर उसकी रिएक्शन कराते हो डाइक्रोमेट के साथ, है ना, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको ट्रीट कराते हो, तो तुम्हें डीप रेडिश ब्राउन कलर के क्या मिलते हैं? वेपर्स मिलते हैं। वो रेडिश ब्राउन वेपर होते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के, और यहाँ क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और जब इन वेपर्स जो फ्यूम्स बनी है, अगर आप इनको बेसिक सॉल्यूशन से पास कराते हो तो येलो कलर का आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो बेसिकली वो येलो कलर किस वजह से आया मेरा बेटा? क्रोमेट की वजह से आया, दैट इज CrO4 2 नेगेटिव। अगर आपने मान लो यहाँ पे लिया हुआ है NaCl तो सोडियम क्रोमेट होगा, अगर KCl लिया तो पोटेशियम क्रोमेट होगा। समझ गए ना? काउंटर आयन फिर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा येलो कलर का। और कंफर्मेटरी, अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बेटा क्लोराइड तो है ही, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इसमें आप क्या डालोगे? लेड एसीटेट डाल दोगे ड्रॉप वाइज। और जैसे ही आप लेड एसीटेट डालोगे तो आपका बिल्कुल येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। वो क्या होगा? तुम्हारा लेड क्रोमेट की वजह से येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे सैंपल में क्या है मेरा बेटा? क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। क्लियर है सबको? अच्छा, जो सिल्वर के कंपाउंड्स होते हैं, AgCl हो गया जैसे, ठीक है, AgCl हो गया, आपका लेड का क्लोराइड हो गया, टिन का हो गया, ठीक है, या फिर मरकरी का हो गया, ये बताए थे क्या मैंने? Yes, ma'am. हाँ, तो ये वाले Yes, क्योंकि या तो तुम बोल सकते हो कि कोवलेंट कंपाउंड है, और सॉल्यूशन में जाने के बाद आपको क्लोराइड आयन इसमें नहीं मिलता, बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है हमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। ठीक है जी? Yes, ma'am. yes, ma'am. क्योंकि कोई टेस्ट तभी देगा जब वो इंडिविजुअल प्रेजेंट हो, किसी के साथ चिपका ना हो। दैट इज वाई आई वाज सेइंग आयनिक क्लोराइड, NaCl ले लो, KCl ले लो, है ना। चलिए, तो ये था आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और मैंने कुछ रिएक्शंस बोली थी, मैंने कहा था ये रीड करके आना, तो मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। ये रिएक्शंस है हद ज्यादा इंपॉर्टेंट, हद ज्यादा इंपॉर्टेंट, NCERT में नहीं है ये रिएक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या तुम लोगों को ध्यान रखना है? पहली चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर तुम पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बैलेंसिंग मत करना इसकी, नो प्रॉब्लम। अगर तुम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको एक ऑयली कलर का कंपाउंड मिलता है, मतलब ग्रीन ऑयली कंपाउंड मिलता है। और ग्रीन ऑयली का नाम, मतलब जो कंपाउंड है उसका नाम है Mn2O7। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था, पहले भी मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में इसका जिक्र किया। Mn2O7 का एसिडिक इन नेचर होता है, ग्रीन ऑयल कंपाउंड, हाँ एसिडिक इन नेचर होता है, ग्रीन ऑयल कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है और बहुत एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लोसिव होता है। Yes, ma'am. उसके बाद ये आपको पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि देखो ना मेरा बेटा, अगर आपने पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम ले रहे हो ना, और यहाँ पे क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर निकल जाता है। ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है इसके बाय प्रोडक्ट। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए, जो ग्रीन ऑयली कंपाउंड है उसका नाम क्या है और वो एक्सप्लोसिव होता है। दूसरी चीज मेरा बेटा, SO, अगर आप मान लो परमैंगनेट की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराते हो, SO2, तो अब आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये क्या करेगा? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस। तो ये खुद को तो रिड्यूस कर रहा है Mn+2 में, गेटिंग माय पॉइंट, और SO2 को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है सल्फेट में। दिख रहा है सबको? तो ये न्यूट्रल मीडियम में आपकी यहाँ पे रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे होता क्या है, जो SO2 है ना मेरा बेटा, वो क्या कर रहा है? जो पर्पल कलर था इसका परमैंगनेट का, उसको जो कंपाउंड बनेगा, जो भी बन रहा है जिसमें Mn+2 में, वो क्या होता है आपका? कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो पर्पल कलर को कलरलेस में चेंज करने का काम कौन कर रहा है? SO2 गैस कर रही है। ठीक है, थर्ड वाली रिएक्शन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी, ये वाली याद करो, लिखवाई भी थी मैंने। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम रिएक्शन कराते हो तो आपको Mn+2 मिलेगा, H2 और O2।
O2 गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं और रिएक्शंस की, बेटा करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 2-3 बार लिख के देखोगे तो अपने आप वैसे दिमाग में बैठ जाएगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो एक ब्राइट ऑरेंज रेड कलर मिलेगा आप लोगों को, प्रेसिपिटेट मिलेंगे। और उसके किस चीज के प्रेसिपिटेट है वो मेरा बेटा? CrO3 के, CrO3 के मिलेंगे। और अगर मान लो आप हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो आपको ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलेगा। और वो ग्रीन कलर किस वजह से होगा मेरा बेटा? वो होगा क्रोमियम सल्फेट, जिसमें क्रोमियम आपका +3 में होगा। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये भूल जाना चाहते हो ना, 4th वाली भूल जाओ, बट 5th वाली आप लोगों को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, मैं बता भी देती हूँ कौन कौन सी ध्यान रखना। 1, 2, 3 आपको तीनों याद रखनी है, 4 बेशक भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, उसके बाद लास्ट 6th वाली, इसमें तो बेशक तुम 10 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में H2O2 की प्रेजेंस में, बेटा आपको एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है। और वो डीप ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की वजह से होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेरा बेटा वो कैसा होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। और यहाँ पे होती है परऑक्सो लिंकेज, दिख रहा है ना? परऑक्सो लिंकेज होती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्रोमियम की कोई मुझे बताएगा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी CrO5 में? +6. +6 होगी। और बताइए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। +5 होगी। +5 होगी, कैसे होगी? ये तो +10 हो गया, x - 5 × 2। क्रोमियम होता है क्या +10 में? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो यानी कि इसके स्ट्रक्चर से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। +6. -1 -1 -1 -1 -2, तो कितना हो गया? क्रोमियम पे कितने का चार्ज आएगा? +6 का। +6 का। अरे यार ये तो पढ़ लो कम से कम इतना तो। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शंस थी और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। उसके अलावा मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया था ना, क्या बोलते हैं, याद करने का तरीका। याद करो, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो, है ना? ये हम लोग पढ़ चुके थे। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। क्या था? ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। बात ये 14 हो गए। ये टोटल 15 है, बट आपके लेंथेनॉइड्स टोटल कितने हैं? 14 है, सीरियम से लेकर लुटेशियम। ठीक है जी। Yes, ma'am. चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा बेटा, अब जो ये तुम्हें डायग्राम, ये जो दिखा हुआ ग्राफ दिख रहा है, वो बेसिकली किसका है? इनकी आयनिक रेडियाई का ग्राफ है। और आयनिक में भी मैं बताऊं तो +3 वालों का है, तो आपको भी इसके बारे में ही ध्यान देना। देखो, ओके, तो अगर मैं लेंथेनम से लेकर लुटेशियम तक की बात करूं तो होता क्या है? होता ये है कि मैम लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है? साइज घटता है। साइज घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा मैम? साइज डिक्रीज होगा, बिल्कुल डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे एक और चीज नोट डाउन करने वाली है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो मेरे कंटिन्यूसली 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है ना? 1 से लेकर 14 फिलिंग हो रही है। Yes, तो ma'am. जैसे जैसे f में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो f वाले तो शील्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी? यही तो होती थी,
n-2 F1 to 14, n-1 D में 0 to 1 या तो 0 होगा या 1 होगा और ns2। तो जो F वाले इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं ठीक है, लेकिन उनका फायदा क्या? वो तो मैम पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं, है ना, मतलब बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को तो वो शील्ड ही नहीं कर पाएंगे, और अगर शील्ड ही नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, यानी कि साइज जो है वो ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता तो है, लेकिन वो इतना घट रहा है कि सीरियम, प्रसोडाइमम, नियोडाइमम के बीच में जो रेडियाई है वो इतना ज्यादा तुम्हें डिफरेंस उनके बीच में नहीं दिखेगा। आपको दिख भी रहा होगा, देखो ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये देखो ना कितना डिफरेंस है नियोडाइनियम और प्रोमोथियम वाली पे, देखो बहुत कम डिफरेंस है ना। ये किस वजह से हो रहा Yes, है? ma'am. एफ में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है उस वजह से ये पंगा पड़ रहा है, और इसी को नाम क्या दिया है मेरा बेटा? इसी को नाम दिया है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वही वो बोल रहे हैं, एनसीईआरटी वाले क्या बोलते हैं कि द शील्डिंग ऑफ 1,4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन, मतलब अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं एज कंपेयर टू डी, इसीलिए साइज में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, रेगुलर डिक्रीज इन द साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और इस पूरे इफेक्ट को उन्होंने क्या नाम दे दिया है? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दे दिया है। और इसी लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा जो आपके 4D और 5D सीरीज के मेंबर होते हैं उनकी रेडियाई क्या होती है? काफी सिमिलर होती है ना। हम बोले नहीं Yes, थे ma'am. मोलिबेल्डियम टंगस्टन की ऑलमोस्ट बराबर है, सिल्वर गोल्ड की ऑलमोस्ट जो है बराबर है, तो वो किसका रीजन है? सिर्कोनियम हॉफनियम की देखो ना ऑलमोस्ट बराबर है, तो ये किसका रीजन है? ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, हाँ, इसमें Yes, एक ma'am. चीज जो है वो एनसीईआरटी नहीं लिखता है बेटा, एक ही बच्चा यस मैम बोल रहा है, तो बाकी पढ़ते ही नहीं हो, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। यहाँ पे 50 बच्चे आ जाते हो और बिल्कुल ना तो तुम्हारा टाइम है कोई, ना तुम पंचुअल हो। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा देखो क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना। अच्छा, एक और चीज बेटा, जो एटॉमिक रेडियाई है ना वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही होती है, Yes, ma'am. लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, लेकिन एक्सेप्ट यूरोपियम। एक यूरोपियम एक्सेप्शन है, हालांकि एनसीईआरटी इसके बारे में नहीं बोलता डायरेक्टली, बट तुम लिख लेना यूरोपियम की सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई होती है। ठीक है, लेकिन मैं अगर आयनिक रेडियाई की बात करूं तो वो क्या होती है? लेंथेनम से लुटेशियम तक घटती ही है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. सिर्फ यस मैम से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बी सुपर एक्टिव। अगर मैं 4 क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग ऐसे बैठ गए, समझ रहे हो? Yes. क्योंकि अभी तक कितने चैप्टर हो गए? फिजिकल के 3 चैप्टर हो गए, आज ये भी खत्म हो जाएगा, तो टोटल 5 चैप्टर हो जाएंगे तुम लोगों के केमिस्ट्री में, 6th कल स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बेटा, अब अपनी नोटबुक निकालो, कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो अपने को लिखने हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनोइड्स। ठीक है, चलिए जो पहला पॉइंट है वो यही है कि जो लेंथेनोइड्स है वो मेटल्स है, सॉफ्ट मेटल्स है। ठीक है, और एयर की प्रेजेंस में जल्दी क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, मतलब उनकी जैसी शक्लें होती है वैसे नहीं रहती, टार्निश हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, सेकंड है, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, लिख लो, एनसीईआरटी में मार्क करना है, एनसीईआरटी में कर लो, तुम्हारी इच्छा, क्योंकि फिर तुम घर में एक्स्ट्रा टाइम लेते हो नोट्स बनाने के लिए। तो इनऑर्गेनिक के लिए यू कैन राइट इन द एनसीईआरटी या यू कैन हाईलाइट इन द एनसीईआरटी, और मैं तुम्हें हाईलाइट भी भेजूंगी, एनसीईआरटी के मैंने खुद किए हैं हाईलाइट, वो मैं तुम्हें भेजूंगी, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर। अच्छा, सेकंड बोल रहे हैं कि जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है हार्डनेस भी बढ़ती है, हार्ड होते जाते हैं। ठीक है, और एक चीज लिखी हुई है एक्सेप्शन की, जो समेरियम है वो ज्यादा हार्ड है। ठीक है, स्टील है इसीलिए समेरियम क्या है? ज्यादा हार्ड है। अगर हार्ड है तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो बाकी सारे लेंथेनोइड्स का तो मेल्टिंग पॉइंट 1000 से 1200 में होता है, लेकिन समेरियम का कितना होता है? 1623। तो आपको
रेंज या वैल्यू याद नहीं करनी है, जस्ट ये वाला ध्यान रखना है कि समैरियम ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अब क्योंकि मेटल है तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, मेटेलिक वाली होंगी, इनके भी मेटेलिक लैटिस होंगे, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी, है ना। और अगर मैं इनकी डेंसिटी की बात करूं बेटा, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मास बढ़ता है और साइज कम होता है। तो अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, यूरोपियम और यटरबियम। यूरोपियम और यटरबियम क्यों, क्योंकि यूरोपियम अभी मैंने बताया था ना, इसका एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा है, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बोलो, कम हो जाएगी। साथ ही साथ यटरबियम भी आप ध्यान रखो, एनसीईआरटी लिखते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको हटा दो आप, इसको आप हटा दो। माइक म्यूट करिए बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा एक और पॉइंट एनसीईआरटी बोलती है कि जितने भी लेंथेनोइड्स है ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब अगर उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आपके लेंथेनोइड आयंस है वो कलर्ड होते, चाहे सॉलिड स्टेट ले लो चाहे एक्वस सॉल्यूशन ले लो, वो कलर्ड होते हैं, सबनी मोस्ट ऑफ द। और जो कलर आता है वो किस वजह से आता है, एफएफ ट्रांजिशन की वजह से आता है। कलर क्यों आता है, एफएफ ट्रांजिशन। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होंगे, और Yes, अगर ma'am. नहीं है तो वो कलरलेस होंगे। इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर बताओ कौन कौन से वाले नहीं होंगे कलरलेस, सॉरी कलर कौन से वाले नहीं होंगे, बताओ तुम लोग बड़ा यस मैम बोलते हो, बताओ मेरे को कौन से वाले कलर्ड नहीं होंगे, बोलो, बस खत्म। 4F0 जैसे 4F14 वेरी गुड, वाली होगी। शाबाश, जिसकी 4F0 14 ये वाले क्या होंगे आपके, कलरलेस होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे ये देखो इन्होंने लिखा है लेंथेनम 3+ और लुटेशियम 3+, ये कोई कलर नहीं दिखाएंगे, बात ठीक है ना। लेंथेनम क्या होता है मेरा बेटा, 57 है ना, 57 का मतलब क्या होगा, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अगर मैं लेंथेनम +3 की बात करूं 6s से चले जाएंगे और डी वाले से चले जाएंगे, तो जीनोन ही बचेगा, नोबल गैस। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नो कलर, नो ट्रांजिशन, नो एफएफ ट्रांजिशन, नो कलर। ऐसे लुटेशियम 3+ में बताओ 5d से 1 चला जाएगा और 6s से 2 चले जाएंगे, तो वो भी क्या होगा, कोई कलर वहां पे नहीं हो, क्लियर है। तो एफएफ ट्रांजिशन की वजह से क्या आता है, कलर आता है, कलर इज ड्यू टू एफएफ ट्रांजिशन, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने Yes, क्या ma'am. लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर देखना एक बार, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, वो लिख रहा है हाउएवर एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नोन। बेटा एब्जॉर्प्शन बैंड्स क्या होते हैं ना, जितने भी ये आयंस है, जैसे इनका ना कलर स्पेक्ट्रा आता है बेसिकली, क्या बोलते हैं, इनके स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोग नहीं पढ़ते हो, बट जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, तो उसकी वो जो टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इनका स्पेक्ट्रा निकाला जाता है बेसिकली, ग्राफ जब प्लॉट किए जाते हैं तो देखा जाता है जो एफ्लोक एलिमेंट्स के जो बेसिकली लेंथेनोइड्स है ना, उनके जो बैंड्स आ रहे हैं वो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, नैरो मतलब ऐसे नैरो होते हैं, और जबकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके बैंड्स ऐसे ब्रॉड होते हैं। ऐसा क्यों है मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो आपका जो 4F होता है ना, आप लोगों के जो 4F होता है वो अंदर की तरफ होता है, अंदर मतलब थोड़ा सा डीपली बरीड होता है, थोड़ा न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। तो आसपास एनवायरनमेंट में चीजें उसको अफेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है नैरो बैंड आता है, कुछ भी उसको बाहर की चीज अफेक्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उसका बैंड कैसे आता है, नैरो आता है। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है, थोड़ा सा वो एक्सपोज्ड होते हैं एनवायरनमेंट में, तो काफी सारी चीजें उसको इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें उसको क्या कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है। तो वो सबको जो इंटरफेरेंस भी हो रहा है वो सब मिला के जो बेसिकली जो बैंड्स आते हैं वो ब्रॉडर आते हैं। हालांकि ये कभी पूछा नहीं अभी तक आपसे जेई में, बट पूछ सकता है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो होते हैं नैरो होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एफएफ ट्रांजिशन होती है। अभी आप हायर क्लास में जाओगे ना तो आप
FD ट्रांजिशन भी पढ़ते, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, FF ट्रांजिशन की वजह से बैंड आते हैं, तो जिसकी वजह से वो नैरो बैंड्स जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेटा एक होता है आप लोगों का गैडोलिनियम+3। गैडोलिनियम+3 में F7 होता है। तो कोई मुझे बता पाएगा ये कलर्ड होता है या कलरलेस होता है? अनुज को छोड़, अनुज ने, हाँ कलर होना चाहिए ना, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है मेरा बेटा, कलरलेस होता है। पता है क्यों होता है? ध्यान से सुनो, क्योंकि F में 7 इलेक्ट्रॉन है, टोटल आ सकते हैं 14, तो ये हाफ फील्ड। अब हाफ फील्ड है तो ये थोड़ा सा स्टेबल है, तो ये ट्रांजिशन नहीं करना चाहता, समझ रहे हो, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में लेके स्टेबल है, वो ट्रांजिशन नहीं करना चाहता, हायर स्टेट में नहीं रहना चाहता। और अगर ट्रांजिशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वापस नहीं, अगर वापस नहीं आएगा तो कलर क्या हाफ शो करेगा। ऐसे ही तुम बोल सकते हो मैम Mn+2 में भी तो D5 था, वहां पे भी तो 5 थे, तो वहां पे तो आपने बोला था कि कलर्ड होगा, हाँ बोला था, लेकिन उसको कभी तुम ध्यान से देखोगे तो D5 के केस में बिल्कुल पेल पिंक कलर आता है, दूर से देखोगे तुम्हें कलरलेस ही दिखेगा, ठीक है, पेल पिंक कलर होता है उसका। रीजन यही है एक्चुअली में, जो ये बेसिकली ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हैं, ये बहुत वास्ट चीज है, इसके पीछे एक चीज नहीं है, बड़े सारे रूल्स होते हैं जिसमें ये बताया जाता है किसका कलर इंटेंस होगा, किसका कलर फेड होगा, ये सब रूल्स है, बट वो आपके सिलेबस में होते ही नहीं, क्योंकि वो हायर क्लासेस में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो D5 वाला कलर, तो जैसे Mn+2 है, उसका पेल पिंक कलर होता है, वो इस वजह से ही होता है क्योंकि 5 है ना, उसमें बहुत बढ़िया से इंटेंस कलर नहीं आता है, तो उसको तो आप रहने दो, लेकिन गैडोलिनियम को आप ध्यान रख सकते हो कि ये क्या होता है मेरा बेटा, कलरलेस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा 7th वाला पॉइंट देखो, अभी मैंने बताया जो F0 वाले होंगे, जैसे लेंथनम 3+ हो गया, सीरियम+4 हो गया, ये F14 वाले यटरबियम 2+ हो गया, लुटेशियम 3+ हो गया, ये सारे क्या होंगे आपके कलरलेस होंगे। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। तो F0 F14 वाले डायमैग्नेटिक होंगे, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक। क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिनके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके डायमैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, ये आपको नहीं करना कि पैरामैग्नेटिज्म राइज टू मैक्सिमम इन नियोडाइनियम, ये आपको रट्टा नहीं मारना, ये तो आप निकाल लोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अच्छा, 8th क्या बोलता है, क्योंकि मेरा बेटा लेंथेनोइड्स को जो दर्जा दिया गया वो मेटल्स का दिया हुआ है, मेटल्स की तरह ही है, मेटल वाली ही है सारी प्रॉपर्टीज, लेकिन इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, इनको कंपेयर किया गया है ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी से। याद करो, अल्कलाइन अर्थ मेटल में पहली वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरी वाली ऑलमोस्ट डबल होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेंथेनोइड्स की है, फर्स्ट आती है अराउंड 600 और सेकंड आती है अराउंड 1200, और जिसको उन्होंने इनकी वैल्यूज को किससे कंपेयर किया है, कैल्शियम से किया है, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं, और अगर इनका केमिकल बिहेवियर देखें, मतलब जो इनकी केमिकल रिएक्शंस होती है, जो स्टार्टिंग के लेंथेनोइड्स है, सीरियम हो गया, है ना, प्लसोडाइमम हो गया, नियोडाइमम हो गया, उनकी रिएक्टिविटी तो इन्होंने कैल्शियम से कंपेयर किया कि कैल्शियम जैसी रिएक्टिविटी होती है इनकी, और जो आगे आगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो वो बिहेव करने लग जाते हैं लाइक एल्यूमिनियम। मैम ये करना है, हाँ, ये क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है तो नोट करके लिख, लिख लिया मैम? लिख रहे हो अभी? हाँ, तो जब पीडीएफ आएगी ना तो उसमें से आप प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। नहीं तो एनसीईआरटी में हाईलाइट करते जाओ, मैं तो जनरली यही प्रेफर करूंगी कि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की जो एक्स्ट्रा चीजें लग रही हैं वो आप बुक में ही नोट कर लो, स्पेस जहाँ पे मिला होगा, अदरवाइज आप हाईलाइट करिए। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन से। तो अगर मैं बेटा लेंथेनोइड्स की बात करूं, देखो La मतलब लेंथेनम, लेंथेनम पहला वाला, और Ln मतलब ये सभी लेंथेनोइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। La मतलब लेंथेनम, Ln ये सभी लेंथेनोइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा जितने भी आपके लेंथेनोइड्स होते हैं उन सब की जो ऑक्सीडेशन होती है
मोस्ट कॉमन, जैसे याद करो मैंने डी ब्लॉक में बोला था मोस्ट कॉमन +2 होती है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा, मोस्ट कॉमन और स्टेबल, वो होती है आपकी +3। मतलब +3 तो हर कोई एलिमेंट लेंथ नोड, मतलब हर कोई लेंथ नोड दिखाता ही दिखाता है। हाँ, कभी कभी +3 के अलावा +2 और +4 भी दिखाते हैं कुछ लेंथ नोड्स। वो क्यों दिखाते होंगे, या तो उनका फुल्ली फिल्ड हो रहा होगा कुछ, या फिर वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर रहे होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे कि अगर मैं मान लो मैं सीरियम की बात करूं, सीरियम +4 की, तो सीरियम +4 में क्या होगा, F1 4f में से एक इलेक्ट्रॉन भागेगा, 5d में से एक भागेगा 2, और 6s वाले भागेंगे, पहले 6s में से भागेंगे फिर 5। देखो ये होता है ना, मुझे तो लग रहा है याद भी नहीं होगा। आइए 58, 4f1, 5d1, 6s2 और जीनो। अगर मैं इन चारों को हटा दूं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो मेरा क्या सीरियम +4 ही बन जाएगा? नहीं बनेगा क्या? Yes, ma'am. बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे तुम्हें क्या पता चल रहा है, क्योंकि सीरम +4 यानी कि सीरम +4 भी दिखा पाता है। क्यों? +3 तो दिखाएगा, वो तो सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल है, लेकिन +4 भी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबल गैस अचीव कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ सीरियम +4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, और खुद को रिड्यूस करके किस में जाना चाहेगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 स्टेट। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मालूम है कि नहीं मालूम है तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने बच्चों को मालूम है? हाथ खड़े करना। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, अरे सिर्फ 14-15 बच्चों को। शर्म कर लो थोड़ी, शर्म आती हो तो। पूरा डी ब्लॉक खत्म करा दिया और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं पता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बेटर टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम फर्स्ट, नहीं तो पता चलो उसमें लटक गए। सीरम +4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो अपने आप को रिड्यूस करके किस में जाना चाहेगा, मोस्ट कॉमन +3 में। उसके अलावा बेटा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि सीरियम 4 आप लोगों के वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन में भी यूज होता है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री भी एक पार्ट होता है, एक ब्रांच होती है, वहां पे भी इसको यूज किया जाता है सीरियम +4 को। ठीक है। उसके अलावा जो प्रसियोडाइमियम है, नियोडाइमियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम, ये +4 दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं +4, लेकिन सिर्फ ऑक्साइड्स। जब ये MO2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे तो यहाँ ये सब क्या दिखाएंगे, +4 दिखा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा मैम, अगर मैं यूरोपियम +2 की बात करूं, यटरबियम +2, यानी कि यूरोपियम का +2 एग्जिस्ट कर रहा है और यटरबियम भी +2 में कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि यूरोपियम +2 में क्या होता है, 4f7, और इसमें क्या होता है, 5T0 and 4f14। याद करो ना, लास्ट में आता है ना, ये लाचिक की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी, और तुम ये भी यानी यटरबियम 4f14, 6s2। ठीक है, और अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4f14, यानी कि ये एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, यानी कि यूरोपियम +2 और यटरबियम +2 अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, Oxidize. और ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज करेंगे अपने आप को, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेंगे, दैट इज +3। +3. ठीक है, चलिए
उसके बाद टर्बियम, टर्बियम +4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये भी जाना चाहेगा रिड्यूस होके +3 में। तो यानी कि मोटा मोटी बात क्या है, ये आपको नहीं करना, बिहेवियर और समेरियम इतना आपसे नहीं पूछेगा। यानी कि एक चीज मैंने जो इंपॉर्टेंट बताई है वो बताई है, सीरियम +4, टर्बियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ध्यान रखना सीरियम +4 का ऑरेंज कलर होता है, येलो ऑरेंज। अच्छा ओके, नहीं अभी मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मत लिखो, अभी तुम्हें लगेगा कि इसमें डी नहीं है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अभी इसको कलरलेस कंसिडर करो, डायमैग्नेटिक है ये, ठीक है। अच्छा ओके, ऑल राइट। दूसरी चीज है यूरोपियम +2 और आपका यटरबियम +2, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, Yes, ma'am. कलर किस वजह से आ रहा है, एफएफ ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है, ठीक है जी, एफएफ ट्रांजिशन की वजह से कलर आ रहा है। दूसरा, जो डायमैग्नेटिक कौन से होंगे, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। ओके, अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या चीजें हुई है, एक तो बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D सीरीज आर सिमिलर, है ना। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, उसके अलावा मेरा बेटा, क्योंकि ज्यादा रेडियाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अगर मान लो तुम्हें लेंथेनॉइड सेपरेट आउट करने, अलग अलग करने हैं, तो उतनी सेपरेशन उसकी इजी नहीं होगी, समझ रहे हो, उनकी प्रॉपर्टीज क्योंकि इस तरीके से हैं, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करना, अलग करना, तुम चाहते हो मैम प्रोमोथियम +3 और समेरियम मेरे को अलग करना है, तो वो कर पाना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड, हालांकि ये भी आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हो, उसमें बेसिकली अलग अलग टेक्निक्स हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स के बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिमिलर रेडियाई होने की वजह से, ठीक है, इनको तुम क्या नहीं कर सकते, आसानी से, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होने से तुम इनको इजिली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, तो इनकी सेपरेशन में डिफिकल्टी आती है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते, हो सकते हैं, बट उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दो ये मेन रीजन है, और एक याद रखना, बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर, अगर मैं बोलूं कि जो लेंथेनॉइड्स है वो बेटा बेसिक इन नेचर होते हैं, मान लो मेरे पास ये है, लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड है, सीरियम का हाइड्रोक्साइड है, और अप टू सोन लुटेशियम का, तो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं बेटा लेफ्ट टू राइट बेसिक करेक्टर का क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट जो बेसिक करेक्टर है वो क्या होता है, घटता है। पता है क्यों घटता है, क्योंकि OH नेगेटिव रिलीज होना है सोल्यूशन में, तो लेंथेनम का साइज बड़ा, OH का छोटा, और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज घट रहा है, तो लुटेशियम भी छोटा, OH नेगेटिव भी छोटा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो इजिली टूट नहीं पाएगा, मतलब OH नेगेटिव रिलीज नहीं हो पाएगा आसानी से, इसीलिए ये मोर बेसिक होगा और ये लीस्ट बेसिक होगा। बोलो क्या कह रहे हो, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. अभी क्या, तो यस कुछ चीजें हैं बेटा जो आप, ये पता कब आएंगे, ये कभी भी ना ऐसा नहीं, देखो ऑर्गेनिक होती है ना, ऑर्गेनिक में तो एक बार पढ़ा दिया,
बट इनऑर्गेनिक और फिजिकल ऐसी चीज है कि आप हर चैप्टर में कुछ नया पढ़ रहे हो, तो ये चैप्टर रिवीजन मांगता है। जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ये चैप्टर आप लोगों का स्ट्रोंग होता जाएगा। अगर आप सोचते हो सिर्फ नोट्स पढ़ लोगे तो आप लोगों से शायद जेई में जब तुम बैठोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। आपको प्रॉपर नोट्स प्लस प्रॉपर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन इन जेई, है ना। दिस इज द ओनली वे, ठीक है। उसके बाद बेटा ये यूजेस हैं, ये यूजेस कभी कभी आ जाते हैं पेपर में, तो इनको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा कि लेंथेनॉइड्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। एक ma'am. एलोय का नाम दिया हुआ है, मिस्ट मेटल करके एक एलोय का नाम दिया हुआ है, और ये किससे मिलके बना है? 95% लेंथेनॉइड होता है, 5% आयरन होता है, और बाकी कुछ हल्के हल्के अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में एल्यूमिनियम, कैल्शियम वगैरह होता है, ठीक है। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? बुलेट्स बनाने के लिए, शेल बनाने के लिए, लाइटर फ्लिंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ ऑक्साइड्स लेंथेनॉइड्स के ऐसे भी हैं जो कैटलिस्ट की तरह यूज भी होते हैं पेट्रोलियम क्रैकिंग में, ठीक है। तो ये थोड़े से यूजेस हैं जो आप लोगों को क्या करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें Yes, मेरे ma'am. मतलब मेरा समझाने जैसा कुछ खास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। Yes, ma'am. रीड कर लेना, जस्ट रीड, ऐसा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, जस्ट रीड। यस मैम। लगभग लगा लो 1% चांसेस है कि यहाँ से आ जाए, तो रीड कर लेना। उसके बाद है बेटा केमिकल रिएक्शंस ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो अब क्योंकि तुम्हें पता है लेंथेनॉइड्स की जो कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो देखो ना, अब क्योंकि ये मेटल है, अगर मेटल की जब आप एसिड्स के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है? H2 गैस रिलीज होती है, तो ये वाले भी लेंथेनॉइड्स करते हैं बेसिकली। हेलोजेंस के साथ कराओगे रिएक्शन तो LnH3 टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। जैसे हेलोजन का कितना होता है? Lnc1 और इसकी 3 है, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा? LnH3। वाटर के साथ कराओगे तो यहाँ पे भी H2 गैस रिलीज हो रही है प्लस हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। कार्बन के साथ करा रहे हो, कार्बाइड मिल रहा है। नाइट्रोजन के साथ करा रहे हो, नाइट्राइड बन रहा है। नाइट्राइड क्या होता है? ये सल्फर के साथ कर रहे हो, सल्फाइड बनेगा Ln3, और सल्फर पे होता है 2। ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो तो ऑक्साइड बनेगा। तो ये रिएक्शंस जो है आप लोगों को लेंथेनॉइड्स की पता होनी चाहिए। मुश्किल है क्या? एक छोटा सा चार्ट बना लो नोटबुक में, Okay, ma'am. चार्ट बना लो फटाफट। Yes, मैं वेट कर, ma'am. बस यही चार्ट बना लो, इसकी जो ये 6 रिएक्शन है वो आप लिख लो। हो गया? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब आगे आते हैं हम एक्टिनोइड्स पे। एक्टिनोइड्स थोड़ा सा मैं बोलूंगी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसकी केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि सारे के सारे जितने भी एक्टिनोइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और आपको मैंने बताया भी था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में जिक्र नहीं होता, इसीलिए एनसीईआरटी खुद बोल देती है कि भाई साहब एक्टिनोइड्स की स्टडी करना डिफिकल्ट है, इसलिए बहुत कम दिया हुआ है, शायद 1-2 पेज में निपटा रखा है तुम्हारे एनसीईआरटी में। और यहाँ से सवाल भी नहीं आता ज्यादा, यहाँ से सवाल भी नहीं आता। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो मेरा बेटा, लेंथेनॉइड्स में क्या होता है ना, लिखो एक बार, मैंने शायद भूल गई हूँ लिखवाना तुम्हें। एक पॉइंट लिख लो, कहाँ लिखोगे? यहीं लिख लो नोट करके। लेंथेनॉइड्स लेंथेनॉइड्स does not show variable oxidation state। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बात सही नहीं है, या तो +2 दिखा रहे हैं या +4, उसके अलावा +3, 3 टाइप की दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज लिख लो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d और वाइटल आर लार्ज, ठीक है। और यू कैन से
और we can say 4f orbital is deeply buried, है ना, अंदर की तरफ धसा हुआ, buried मतलब धसा हुआ, अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से 4f और 5d के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो 4f के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पे. सो इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. लिख लो इसको, बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से 4f के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसीलिए ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें देखने को नहीं मिल पाते. ठीक है, ये वाला पॉइंट प्लीज लिख लीजिए. लिख लिया? यस Yes, मैम, लिख ma'am. लिया. एक्टिनोइड्स की बात करूं बेटा, एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, थोरियम से लेकर लोरेंशियम, यानी कि 90 से 103 तुम्हारे एक्टिनोइड्स है. जितने भी एक्टिनोइड्स है सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. पहला एलिमेंट थोरियम है, एक्टिनियम नहीं है, बता दिया है. लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, इसलिए एफ ब्लॉक का एलिमेंट है. 7th पीरियड के होते हैं. ठीक है, पहले 3 एलिमेंट जो है नेचर में मिलते हैं, बाकी सिंथेटिक होते हैं. याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस एक याद रखिएगा, यूरेनियम होता है इसमें. यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है, नेपट्यूनियम से लेकर लोरेंशियम तक के, उनको बोलते हैं हम ट्रांस यूरेनिक. ट्रांस यूरेनिक का मतलब क्या है? यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं, उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं. अगर कोई पूछ ले, बताओ भाई इसमें से ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन सा है, तो जो यूरेनियम के बाद आएगा, यानी कि 93 से लेकर 103 में जो भी आएंगे वो सारे ट्रांस यूरेनिक में ही आएंगे. ठीक है जी? Yes, ma'am. क्योंकि वो यूरेनियम से ज्यादा हैवी होते हैं और न्यूक्लियर यूरेनियम से ही वो डिराइव होते हैं. ये भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बस ये याद रखना ट्रांस यूरेनिक होता क्या है. अब मेरा बेटा ये है तुम्हारे एक्टिनोइड्स. तो एक्टिनोइड्स को कैसे याद करेंगे? चलो याद करवाती हूँ, ट्रिक है. एक्टिनोइड्स को एक्टिनोइड्स की तरह याद रखो. एक सेकेंड. एक्टिनियम को एक्टिनियम की तरह याद रखो मेरा बेटा. एक्टिनियम थोड़े पहलवान, लिखो जैसे मैं लिखवा रही हूँ, पहलवान उनसे निपटेंगे. एक्टिनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे. बस रुक जाओ यहाँ पे, फिर लिखो पुराने आम, आम मतलब मैंगो, पुराने आम कम बिकेंगे. कम बिकेंगे. रुक जाओ, आगे चलो. कॉफी, कॉफी ऐसे फरमाओ, मतलब कॉफी, कॉफी ऐसे पियो फरमाओ. मैडम, मैडम नूडल्स ला रही है. आई नो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा. एक्टिनियम बोले तो मेरा बेटा एसी. ठीक है, थोड़े मतलब थोरियम. आपको नाम याद नहीं होंगे चलेगा, सिंबल याद होने चाहिए. पहलवान प्रोटेक्टियम पीए, उनसे यूरेनियम यू, निपटेंगे एनपी नेपट्यूनियम, पुराने पीयू प्लूटोनियम, पुराने आम अमेरिकियम, कम, पुराने आम कम बिकेंगे सीएम. सीएम क्या है यहाँ पे? क्यूरियम. बिकेंगे बर्केलियम, साइंटिस्ट जगहों के नाम पे है. ठीक है, कॉफी कैलिफोर्नियम सीएफ, ऐसे ईएस आइंस्टीनियम, फरमाओ एफएम फर्मियम, मैडम एमडी मेंडलीवियम. ठीक है, नूडल्स एनो नोबिलियम, ला रही है एलआर लोरेंशियम. क्या बोला मैंने? एक्टिनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, रुक जाओ. पुराने आम कम बिकेंगे, रुक जाओ. कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स ला रही है. आपको सिंबल्स याद करने हैं इसके. ठीक है, नाम याद करोगे तो धीरे धीरे हो जाएंगे, लेकिन सिंबल आप लोगों को याद रखने हैं. ठीक है, यस मैम. मैम Yes, ma'am. ऐसे भी चैप्टर है और क्या, 12th ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती है, ऐसे थोड़ी ना जेई हो जाएगा. इवन आपको बोर्ड्स के लिए भी थोड़ी मेहनत
अगर आप क्लासेस ध्यान से सुन रहे हो ना तो बोर्ड्स के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत, बट अगर आप क्लासेस में नहीं सुन रहे हो ध्यान से ना तो फिर आपको बोर्ड्स के लिए भी देना पड़ेगा टाइम. बेटर टू प्रिपेयर योर बोर्ड्स फ्रॉम द क्लासेस इटसेल्फ. आपको घर पे फिर जेई के लिए टाइम देना पड़ेगा. मैंने बहुत बच्चों को देखा है बेटा जो सिर्फ क्लास में पढ़ के अपना बोर्ड्स निकाल लेते हैं, अपने प्री बोर्ड्स में पढ़ते हैं बस. वो केमिस्ट्री में तो वैसे भी एनसीईआरटी आती है. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है क्या मैम? देखो आती तो इतनी कम, मतलब ज्यादा नहीं आती है, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ. एक्टिनियम क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, तो यहाँ पे 6d में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं. ठीक है, इसमें तो आई गेस कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, मैं हटा रही हूँ इसको. लेकिन एक्सेप्शन है कुछ में. थोरियम में एक्सप्रेशन वो है बेटा, एक्सेप्शन है. यहाँ पे 5f में बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहिए था बिकॉज थोरियम इज ए एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, याद करो. यहाँ पे 5f में नहीं होता, 6d में 2 आ जाते हैं. अच्छी बात यह है कि 7s में हर जगह 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 7s का टेंशन नहीं लेना. यहाँ पे 5f 6d 7s ये 3 लोग हैं. 7s में तो पूरे 2 ही भरेंगे. मेन पंगा है 5f और 6d में. तो थोरियम आपको याद रखना है. फिर प्रोटेक्टियम में भी एक एक्सेप्शन है. यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5f3 होना चाहिए था कायदे से, तो क्योंकि f में तो भरे ही नहीं. लेकिन इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन 6d में रखा और 2 कहाँ पे पहुंचाए, 5f में पहुंचाए. फिर यूरेनियम में 5f3 एक 6d में. यानी कि जब तक तुम नेप्टूनियम भरते जाओगे तो 6d में एक एक इलेक्ट्रॉन आता जाएगा. प्लूटोनियम में नहीं है कोई डी में इलेक्ट्रॉन, 5f6 है. अमेरिकम में 5f7 है. क्यूरियम में क्या हुआ, क्योंकि f में 7 हाफ फील्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 61 में, वही जैसे पहले बताया था. फिर बर्केलियम में 9, फिर कैलिफोर्नियम 10, फिर 11 12 13 14. लोरेंशियम में क्या होगा, मैक्सिमम 14 ही भर सकते हो ना f में, तो एक कहाँ पे जाएगा, वो 60 में. तो यानी कि थोरियम से लेकर नेप्टूनियम तुम्हें ध्यान रखना है कि थोरियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे. ये वाली जो है ना लाइन, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे. यहाँ पे 60 में एक इलेक्ट्रॉन आएगा. क्लियर है? थोड़े ऐसे करके याद रहोगे तो रहेगा याद. ठीक है. और इसमें जो नोबल गैस होती है वो कौन सी होती है, रेडोन 86, बिकॉज 89 होता है ना एक्टिनियम का, तो रेडोन में 86 और बाकी जो है आगे भर जाएंगे. तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, याद रखो. यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, 60 में एक इलेक्ट्रॉन. ये आपको नहीं करना है. ठीक है. Yes, ma'am. यस मैम. बोलो बच्चों, लिख लिया है क्या? प्लीज उसको प्लीज मैं वो कर लेना, नोट डाउन कर लेना कौन कौन सा करना है. जल्दी गिव मी थम्स अप ताकि मैं आगे चलूं. अब यहाँ पे क्या होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में, वही लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज ही होता है. किसकी वजह से, ड्यू टू एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन. अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. अब तुम ये बताओ बेटा, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, सोच के बताना, ये एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन. एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन. एक्टिनोइड क्यों होगा बेटा, क्यों होगा? क्योंकि 5f का बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन. क्योंकि बेटा 4f तो अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, वो तो फिर भी न्यूक्लियस के पास है ना. अगर मैं 4f और 5f का शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं तो 4f का बेटर है एज कम्पेयर टू 5f. 5f तो बाहर है, एक्सपोज टू वाट्स द एनवायरनमेंट, उसका तो बड़ा ही घटिया शील्डिंग इफेक्ट है, वो तो शील्ड ही नहीं कर पा रहा है. अगर नहीं कर पा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा. इसीलिए एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है जी. Yes, ma'am.
उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ध्यान से देखो, वहां पे नहीं थी किसी की भी 7 वहां पे नहीं थी लैंथेनोइड्स में किसी की 7, यहाँ पे 7 है, 6 है, 5 भी है ना। ऐसा क्यों है? बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F और 60, 5F और 60 की जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है? लेस होता है, जिसकी वजह से 5F के इलेक्ट्रॉन, अगर एक बार बता, एनर्जी डिफरेंस कम है, ठीक है, अगर इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है तो 60 की तो चलो जा रहे हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, 5F के भी करेंगे, फिर क्या कहते हो? बोलो। अरे चुप क्यों हो, बताओ। मैं कौन सा रॉकेट साइंस बता दी मैंने, पढ़ा दी अभी तो बोला। वहां पे क्या था आपका, 4F और 5D के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा था, ज्यादा Yes, एनर्जी गैप, तो आप 5D में से निकाल पा रहे थे और 4F अंदर की तरफ धसा हुआ है ना। और ये तो 5F वाला तो एक्सपोज है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। yes, तो यहाँ Yes, पे ma'am. लिख लो, लिखो। so 5F electrons are able to participate in bond formation, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। अब देखो ना, तुम्हें यहाँ पे क्या याद रखना है, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि नेप्टूनियम और प्लूटोनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। सबसे ज्यादा कौन दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट? नेप्टूनियम और प्लूटोनियम दिखा रहा है +7 तक। और जो एक्टिनियम भैया जी हैं वो सिर्फ क्या दिखा रहा है? +3। हालांकि और भी है जो +3 दिखा रहा है, बट आपको एक तो नेप्टूनियम और प्लूटोनियम का याद रखना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है अप टू 7, और एक्टिनियम दिखा रहा है +3. ठीक है। yes, ma'am. अगर तुम्हें लर्न भी करना है तो उल्टा जा सकते हो, जैसे 7 दिखा रहा है, इसकी यूरेनियम की 6 है मैक्सिमम, पहलवान की 5 है, थोरियम की 4 है, 3, ऐसे भी जा सकते हो 7, 6, 5, और अगर तुम्हें ध्यान रखनी है। बट जैसे ही आप प्लूटोनियम से जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कम नहीं हो रही है, 6, 4, फिर 3, 3, 3, फिर 3, 3, 3, 3 दिखा रहा है, क्योंकि पेयरिंग होनी चालू हो जाएगी फिर उसके बाद, ठीक है। यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद बेटा इसकी भी, जैसे लेंथेनॉइड की कैरेक्टरिस्टिक थी, इसकी भी थी। जैसे वो क्या थे, सिल्वरी अपीयरेंस थे ना, सेम ये भी थे। ये भी क्या होते हैं? सिल्वरी अपीयरेंस होता है इनका, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं, मेटल है ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे नेचर में, ठीक है। मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, ठीक है। और क्या होगा? मोस्ट ऑफ द एक्टिनोइड्स आर कलर्ड। कलर कैसे बताओगे? वही ड्यू टू FF ट्रांजिशन, Yes, ma'am. ठीक है। F0 वाले, F14 वाले कलरलेस हो जाएंगे, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये लिखो इनका। और इनकी भी अगर मैं बेटा वो बताऊं, ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊं, तो जो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वही होती है जो लेंथेनोइड्स की होती है, दैट इज +3. Yes, ठीक है। उसके अलावा 6 पॉइंट लिखो। 5th पॉइंट, जो अर्ली लेंथेनोइड्स होते हैं, अर्ली मतलब स्टार्टिंग के, अर्ली एक्टिनोइड्स, सॉरी, एक्टिनोइड्स हैज
लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहली जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। ऐसा क्यों होता होगा? सोच के वो देखो, सोच के देखो ऐसा क्यों होता होगा। क्योंकि ये बोल सकती हूँ बिकॉज 5F ऑर्बिटल इज लेस पेनिट्रेटिंग, है ना। वो तो 4F तो डीपली बनी थी, न्यूक्लियस के थोड़ी पास थी, लेकिन ये तो नहीं है। नहीं है तो इतनी फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ये 5F से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, ठीक है। वाइल 4F ऑर्बिटल इज डीपली बरीड, ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. ये आप Yes, लोगों को करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये यूज पढ़ने आपको, वैसे इसमें काफी सारे यूज मैंने बता दिए बेटा। जैसे इसमें आपको थोड़ा याद रख, मतलब पढ़ना है, ये पेपर में आता है। जैसे टाइटेनियम के ऑक्साइड है, डाई पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जो आप लोग डाई भी करवाते होंगे ना, आपके पेरेंट मतलब आपकी मम्मी कराती होंगी डाई के लिए, ना चुन्नी पे डाई कराते हैं अलग अलग कलर की, तो पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है टाइटेनियम ऑक्साइड। MnO2 हमने पढ़ा था, ड्राई बैटरी सेल्स में यूज होते हैं, ठीक है। सिल्वर गोल्ड जो है कॉइन बनाने में यूज होते हैं, कॉइनेज मेटल्स होते हैं, ठीक है। सिल्वर यूके कॉइन्स जो हैं कॉपर निकल के एलॉय होते हैं। V2O5 जो है सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए यूज होते हैं, है ना। SO2 का जब ऑक्सीडेशन आप कराते हो तो V2O5 कैटालाइज करता है उस रिएक्शन को। जिगलर नाटा कैटलिस्ट याद करो, मैंने पॉलीथाइलिन मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, ठीक है। उसके अलावा आप निकल कैटलिस्ट 10th क्लास में पढ़ते थे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में यूज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं PDCl2, तो PDCl2 एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जहां पे जब हम इथाइन का इथेनल में, इथाइन से इथेनल इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां पे PDCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज करता है। ये सिर्फ आपको याद करने और इम्पोर्टेंट भी है। इस प्रोसेस को हम वेकर प्रोसेस बोलते हैं। जो पहले जब अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें जो है AGBR को यूज करते हैं। वेकर, वेकर VWACKER, दैट इज वेकर प्रोसेस, नाम है प्रोसेस का। जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी पहले जमाने में, है ना, तो वहां पे AGBR सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता था, क्योंकि जैसे उसको उस पे लगाते थे ना फिल्म पे, तो जो सनलाइट पड़ती थी AGBR, क्योंकि AGBR क्या होता है, लाइट सेंसिटिव, जैसी लाइट पड़ती थी उसके ऊपर तो वो कन्वर्ट कर देता था बिल्कुल इमेज में, जो अपन इमेज देखते थे। अपने तो शायद, तुमने तो नहीं देखी होगी, मैंने नहीं देखी, ठीक है। तो वहां पे AGBR को, सिल्वर ब्रोमाइड को जो है यूज किया जाता था, ठीक है। और जो एरिया रह गया, मान लो किसी AGBR वाले एरिया पे सनलाइट नहीं पड़ी, तो बेसिकली क्या किया जाता था, फिर उसको हाइपो सोल्यूशन होता है, उसको उससे क्या किया जाता था, वॉश किया जाता था, ठीक है। तो ये यूज करते थे AGBR। पढ़ भी सकते हो अगर तुम्हें पढ़ना हो तो इसके बारे में। ये क्वेश्चंस है बेटा, एक बार ये क्वेश्चंस कर लो फटाफट, फिर तुम्हें मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट, क्या सारे मेंबर्स एक्टिनोइड के रेडियो एक्टिव हैं? ये तो ठीक है मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली 5F में फिल होते हैं? हाँ मैम, ये भी ठीक है, Yes, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं है। नहीं रेडियो एक्टिव वाली चीज को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये देखो गैडोलिनियम+3, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है तो क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? N+2 और यहाँ पे गैडोलिनियम में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना आ जाएगा? 63, ठीक है, यही आ जाएगा ना, 9/7 का। ये देखो यहाँ पे लेंथनम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे
Ln2O3 और एसिड के साथ क्या होती है, H2 गैस लिक्विड होती है। H2 gas. तो भाई एनसीईआरटी में से ही आता है बच्चों सारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये देखो वो कह रहे हैं एक्टिनोइड्स, क्या रीजन है जो एक्टिनोइड्स बहुत लार्ज नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है एज कम्पेयर टू लैंथेनोइड्स, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है 5F और 6 में कम है। कम है. 4F में भाई बहुत ज्यादा है, भाई तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अंदर की तरफ धसा हुआ है भाई, है Yes, ना। ma'am. यहाँ पे आप 5F Yes, में ma'am. से निकाल सकते हो। देखो इसमें पूछा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग सॉरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे। वैसे इसमें ना जेई में आया था, ये था तो एक ही ऑप्शन, बट यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे। नहीं बेटा समेरियम +2 थोड़ी ना होता है, सीरियम +4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और टर्बियम +4, क्योंकि वो अपने Yes, आप को ma'am. चूज करके +3 में जाना चाहते हैं। ठीक है, ओके। डायमैग्नेटिक कौन से होंगे, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, किसमें नहीं होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सोचो। देखो देखो निकालो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं होंगे। अरे डायरेक्ट याद रखो भाई, Ma'am, सीरम, B option. हाँ सीरम +4 खाली हो जाएगा, एंथेनम +3 भी Yes, ma'am. खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे एफ ब्लॉक के वो मैं उसमें डालूंगी डीपीपी में, तो आप लोगों को एक डीपीपी भी मिलेगी आज। अब बेसिकली वो 2 डीपीपी कंबाइन होंगी, तो अराउंड 25